ये सच है कि बॉलीवुड स्टार्स को हमेशा चमकते हुए ही देखा गया है, लेकिन उनकी इस चमक के पीछे उनका बहाया हुआ खून पसीना है जो आज उन्हें सबसे अलग बनाता है, दिखाता है। बॉलीवुड के ऐसे कई एक अभिनेताओं की जिनकी जिंदगी का संघर्ष सबको कुछ ना कुछ सिखाता है और प्रेरित करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं शैलेश प्रॉम्प्टर इन ही अभिनेताओं के संघर्ष से आपको कुछ सीखने की, आपको बढ़ने की प्रेरणा देता चला आ रहा हूं। लगभग हर एक स्टार्स की शुरुआत उनके एक्टिंग हुनर से पहले स्ट्रगल या संघर्ष की ही रही है। ये संघर्ष, स्ट्रगल क्यों? क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री को हमेशा से शोहरत और लग्जरी लाइफ स्टाइल के नजरिए से देखा जाता है। आज जितने भी स्टार्स हैं उनमें से कुछ अपनी शानदार लाइफ स्टाइल की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। और यह भी सच है कि 7वें मुकाम पर पहुंचने के लिए स्टार्स की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं होती है। अगर ऐसे स्टार्स की एक लंबी सूची है जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से या BNA से या उसके बाद दुनिया भर के ट्रेनिंग्स के बाद फिल्म इंडस्ट्री की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया है, अगर ऐसी एक सूची लंबी है तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एक लंबा जीवन अपना थिएटर में गुजारा और उसके बाद वो फिल्मों की ओर गए। इनमें से एक हैं ओंकार दास मानिकपुरी, यानी बॉलीवुड में जिन्हें नत्था के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले छत्तीसगढ़ी नत्था जी के जीवन में कला और संस्कृति की शुरुआत लोकगीत, परासन, नाचा और कॉमेडी से हुई थी। ये मंच पर इतना ज्यादा कॉमेडी करते थे, इतना ज्यादा लोकगीत गाते थे या परासन नाच में रहते थे कि लोगों ने, वहां के आसपास के लोगों ने इनको अच्छी तरह से पहचान लिया और वहां नत्था का नाम था ही था। ये इसके लिए जाने जाते थे, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया, यानी थिएटर में भी काम करने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। इससे इन्होंने पैसे तो कम कमाए, बल्कि जो भी जेब में होता था वही वो मंच के लिए खर्च देते थे। हाँ, ये जरूर है कि काम पाने के लिए ये अपने मंडली के जो भी सीनियर्स होते थे उनको चाय तक सर्व करते थे और उनसे ये रिक्वेस्ट करते थे कि हमको कार्यक्रम में बस पूरे मंच में किसी भी कोने पर थोड़ा सा डांस कर लेने दो अपनी पहचान बनाने के लिए। छत्तीसगढ़ के नाचा और लोकगीत से जुड़े रहने के कारण नत्था जी स्वाभाविक कॉमेडी में अपनी पहचान बना गए। लोग उनके हाव भाव देखकर हंसते थे। ओंकार दास मानिकपुरी यानी नत्था जी ने अपनी वास्तविक जीवन के संघर्षों से प्रेरित होकर पिपली लाइव जैसे फिल्मों में नत्था का किरदार उन्होंने निभाया था और उसके बाद वो नत्था के ही नाम से जाने जाने लगे, जिसके बाद उन्हें काफी लोकप्रियता भी मिली। रातों रात स्टार बनने की वास्तविकता भी कम रोचक नहीं है नत्था जी के लिए। खुद ओंकार दास जी यानी नत्था जी इसे अपने किसी सपने के साकार होने जैसा ही मानते हैं। ये नत्था जी थे जिन्हें थिएटर से मुकाम प्राप्त हुआ। बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने काम किया, उनकी फिल्मों में काम किया, उनके साथ काम किया और एक भीड़ में भी नत्था जी ने अपनी पहचान बना ली। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ओंकार दास मानिकपुरी यानी नत्था जी आजकल अपनी नई फिल्म फुर्र उसको लेकर काफी व्यस्त है जी, और बहुत गंभीर भी हैं और चर्चा में भी हैं। अब देखिए, चूंकि नत्था थिएटर से फिल्मों में गए, इसलिए यहां आप लोगों के लिए एक जानकारी है, एक टिप्स मैं देता चलूं आपको कि अक्सर थिएटर में संवाद अदायगी यानी डायलॉग डिलीवरी लाउड होती है, तो फिल्मों में
फिल्मों में काम करने के लिए आपको अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे लोग जो मंच से यानी थिएटर से फिल्मों की ओर जाते हैं, उनको चूंकि बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं थिएटर में, 500, 700, 1000 लोगों को आपको डायलॉग सुनाना होता है, तो आप लाउड हो जाते हैं, नेचुरल से भी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जब अगर फिल्म में आप जाएंगे तो आप ये लेपल माइक या जो भी इस तरह का माइक वहाँ काम होगा, उसकी वजह से आप चाहेंगे तो डाउन होके भी बिल्कुल नेचुरल वॉइस में, वास्तविकता में जैसा आप अपने जीवन में बोलते हैं वैसा आप बोलिए। थिएटर और फिल्मों में काम का बस ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है। इसीलिए थिएटर कलाकारों को कास्ट करते हुए थोड़ा सा उन पे ये नज़र ज़रूर रखी जाती है और ऑडिशंस वगैरह में उनके इस चीज़ को, यानी कि वो लाउड है या बिल्कुल नेचुरल है, उस पर ध्यान दिया जाता है। मैं कई बार आप लोगों को कह चुका हूँ कि थिएटर बिल्कुल आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन फिल्म में काम करने के लिए इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको थोड़ा सा तकनीक यानी टेक्निक्स को भी सीखना पड़ेगा, चाहे वो कैमरा से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइट से रिलेटेड हो और चाहे वो एडिटिंग से रिलेटेड हो। आप ये मत कहिएगा कि नहीं आपका मतलब तो सिर्फ एक्टिंग से ही है। जाहिर सी बात है कि एक्टिंग से ही होगी क्योंकि आप एक्टर हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कैमरा अगर कोई शॉट ले रहा है तो उसका एक्टिंग से कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं ऐसा संबंध होता है जिससे अगर आप जिसकी जानकारी ले लेंगे तो उससे आपको फायदा ही मिलेगा। और ये मैं पिछले अपने कई एक एपिसोड से आपको बताता चला रहा हूं कि कैमरा और एक्टिंग में क्या संबंध है। जी, आज मैं आपको एक बहुत ही साधारण कैमरा शॉट के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत ही साधारण सा है और वो है POV शॉट, यानी पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। मतलब कैमरा किसके दृष्टिकोण से काम कर रहा है, किरदार के या दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जानने की आपको जरूरत है। आप इसके लिए डायरेक्टर से, असिस्टेंट डायरेक्टर से या DOP से आप ये पूछ सकते हैं। ऐसे में कैमरा एक कैरेक्टर के आंखों का काम करता है। मान लिया कि दर्शक अगर देख रहे हैं तो दर्शक देख रहे हैं, जो फिल्म फाइनली आपको थिएटर में दिखाई दे रही है या पर्दे पे दिखाई दे रही है, चाहे कहीं भी दिखाई दे रही है, तो वो तो दर्शकों का एक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ ही हुआ, जिसमें डायरेक्टर की ये कलाकारी होनी चाहिए कि वो दर्शकों के दिमाग से काम करे कि दर्शक वास्तव में इस सीन में, इस संवाद में क्या देखना चाहते हैं, या दर्शकों को किस तरह से हम इस सीन को दिखाएं, इस डायलॉग को दिखाएं कि वो उसको ये मान के चले कि वो जीवंत देख रहे हैं। इसी को तो वास्तविकता कहते हैं और इससे एक्टिंग का जुड़ाव होता है। देखिए, सरल भाषा में दर्शक दृश्य को ठीक उसी तरह देखता है जैसे पात्र आपको देख रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू शॉट यानी कि POV शॉट की ये विशिष्टता होती है कि इसमें नाटकीय प्रभाव बढ़ाने और दर्शकों को सीधे पात्र से जोड़ने में बहुत मदद मिलती है। ऐसे में कैरेक्टर के लिए कुछ मूड्स होते हैं, जैसे डर, उत्साह या आश्चर्य। इसको हाईलाइट किया जा सकता है पॉइंट ऑफ व्यू के शॉट से। अगर POV शॉट को और सरल तरह से आप समझना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कि ये है कैरेक्टर 1 और ये है कैरेक्टर 2। इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन चल रहा है। अब कैमरा एक कैरेक्टर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू पे रखा हुआ है और वो क्लोज शॉट आपका ले रहा है, यानी 1 नंबर का अगर आप 1 नंबर है तो वो या तो आपका क्लोज शॉट ले रहा है या मिड शॉट ले रहा है, या फिर थोड़ा सा अगर लॉन्ग होगा तो हो सकता है कि पूरे उस पे आपके आ रहे हो फ्रेम में, और आप सीधे कैमरे में देखते हुए अपनी बात कर रहे होते हैं। इस तरह से अगर 2 नंबर पे कैमरा है और 1 नंबर आप सामने खड़े हैं तो आपको सीधे कैमरे में देखना है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू अपने उस 2 नंबर कैरेक्टर का है। तो सीधे यानी कि कैरेक्टर 2 का वो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए आप सीधे उस कैमरे पे देख के बोलेंगे। कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं या कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं
जो हमें दर्शकों को देना होता है, ठीक है, सीधे दर्शकों को देना होता है। विज्ञापन भी हो सकता है, सरकारी विज्ञापन भी हो सकता है, या XYZ जो भी है, ऐसा संदेश जो हम सीधे दर्शकों को देना चाहेंगे तो आप सीधे कैमरे में देखते हुए अपनी बात कहेंगे तो वो सीधे दर्शकों तक पहुंचेगा। दर्शक ये मान के चलेंगे कि ये संदेश मेरे लिए कन्वे हो रहा है। हाँ, ये डायरेक्टर के विवेक पर निर्भर होता है कि वो इस शॉट को किस तरह से करना चाहता है। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, वो ये है कि हम चाहे कोई भी जिसको भी देखिए वो सिर्फ एक्टिंग 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 एक्शन 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 की ही बात करता है, रिएक्शन की बात नहीं करता है। इस शॉट में आप रिएक्शन देने की आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप सीधे कैमरे पे देखकर या फिर डायरेक्टर महोदय जहां कहेंगे वहां आप दे सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू वो किसी दूसरे कैरेक्टर का भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू वो पब्लिक का भी हो सकता है, ऑडियंस का भी हो सकता है। तो ये POV को आर्टिस्ट का ही होगा अगर हमको रिएक्शन देना होगा। अगर हम दो लोगों से अगर कन्वर्सेशन चल रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर से, और हमको अगर इसके डायलॉग का रिएक्शन भी देना होगा जो बीच बीच में पैच होता है, इंसर्ट होता है, तो वो रिएक्शन भी आपको देना होगा। तो वो POV शॉट में ज़्यादा अच्छा क्लियर रहता है कि आप क्या उसका रिएक्शन दे रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, जब अगर हम ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ऑडियंस का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कैमरा शॉट, तो बस उसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि दर्शकों को कहानी की रोचकता, आकर्षण और मनोरंजन, ये सोच हमारी बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। इसके लिए डायरेक्टर महोदय पहले ही शॉट डिवीज़न भी कर लेते हैं, जब वो लोकेशन का सर्वे कर लेते हैं। ये उनका होमवर्क होता है, इसमें हम लोगों को नहीं कूदना चाहिए क्योंकि मैं कहानी के बारे में नहीं जान रहा हूँ। तो आज युवा साथियों, थिएटर से जो लोग फिल्मों की ओर जा रहे हैं या गए हैं, उनके सफ़र के बारे में आपको बताया, यानी विशेष रूप से आज ओंकार दास मानिकपुरी यानी नत्था जी के संघर्ष के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, और साथ ही साथ पॉइंट ऑफ व्यू शॉट यानी POV, इस शॉट के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी है। लेकिन इन सब के बावजूद, ठीक है कि आपको कैमरे की जानकारी रखनी है, ठीक है कि आपको लाइट की जानकारी रखनी है, मतलब उसमें बिल्कुल घुस नहीं जाना है, थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है, या एडिटिंग के बारे में जानकारी रखनी है, लेकिन एक्टिंग में आप कहीं भी कोई खिलवाड़ मत कीजिएगा, कोई समझौता मत कीजिएगा। एक्टिंग के लिए आपको अपनी आवाज़, अपने किरदार, संवाद की उतार चढ़ाव और बॉडी लैंग्वेज पर तो विशेष ध्यान देना है। जब तक शॉट नहीं हो रहा है तब तक किनारे जाके आप डायलॉग्स बोल के अपने आप को तैयार कीजिए। जितना रिहर्सल करेंगे उतनी खूबसूरती आपके अंदर निकलती चली जाएगी। खूबसूरती मतलब एक्टिंग की खूबसूरती, वो निकलती चली जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा आप तब तक इम्प्रोवाइज कर चुके होंगे कि वो आपको फ़ायदा करेगा। इसलिए एक्टिंग में इन सब चीज़ों को तो आपको पकड़ के चलना ही चलना है। संवाद जितनी जल्दी आपका याद हो जाए वो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो युवा साथियों, आज अब बस यहीं शैलेश प्रॉम्प्टर को ये एपिसोड समाप्त करने की आप इजाज़त दीजिए। हाँ, इस वायदे के साथ कि अगले शुक्रवार शाम 5 बजे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई जानकारी के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।